हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीयूटी कलाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम को लेकर के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट के अंदर रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अप्रोक्स इस सेक्शन के अंदर आपको 100 के अप्रोक्स नंबर मिलते हैं और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ एक क्वेश्चन है वो आपके 5 अंक का है। तो आज के इस सेशन के अंदर आपको टॉप 50 एमसीक्यू तो देखने को मिलेंगे, साथ ही जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा बात की जाए तो आपके लेवल कैसा रहेगा क्वेश्चन का, और टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनको अटेम्प्ट करने की क्या ट्रिक्स हो सकती है, और कैसे हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए एग्जाम के अंदर। टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। तो रीजनिंग भी एक अपना स्लोट रखती है, और साथ ही उसके अलावा गलती नहीं हो, क्योंकि फिर 5 नंबर आने की बजाय 1 नंबर है वो कट भी जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये सेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें 50 क्वेश्चन के साथ साथ में हम टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक है। कैलेंडर क्लॉक, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन से लोग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड हो गया, डेटा सफिशिएंसी पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, क्यूब और डाइस हो गए, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में है। फिगर काउंटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पजल्स, और आपके कंटिन्यू पैटर्न सीरीज हो गई, और उसके अलावा अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और वेन आरेख। देखो, ये जो जितने भी टॉपिक लिए गए हैं, जैसे 2024 में आपका एग्जाम हुआ, 2023 में आपका एग्जाम हुआ, 2022 में आपका एग्जाम हुआ, तो इन तीनों ईयर्स को ध्यान में रख करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो बनाई गई है। तो आप सभी प्यारे दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और आ जाइए मैदान में। अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो, पहला जो क्वेश्चन है मैंने तो शेयर कर दिया है, बस आपके शेयर करने की आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन है, ये टॉपिक कौन सा है? सबसे पहली चीज कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग से आपके 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो हमारे सीयूटी में 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी एक ही आता है, कभी 3 भी आते हैं, और 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 अलग अलग पैटर्न के आते हैं। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये नंबर वाला, नंबर बेस्ड वाला है। लेटर टू नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोड, तो सेम यहाँ पर किस टाइप से कोड किया गया है उसे डिकोड करके माउस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। देखो इसका तरीका क्या है? अच्छा तरीका देखो, बेस्ट के लिए इन्होंने कोड क्या दिया है? इन्होंने दिया है 02, 91 और 50 और 20 इन्होंने कोड दिया है। प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं, और कौन सा लेटर किस जगह आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बी है वो 02 पे आता है, ई है वो 05 पे, एस है वो 19 पे आता है, और टी आपका 20 पे आता है। आप मुझे कहोगे कि सर बी तो 02 पे ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई तो 05 पे आना चाहिए और ये 91 पे कैसे आ रहा है सर? और यहाँ पर जो एस है वो 19 पे आना चाहिए, यहाँ 50 पे कैसे आ रहा है? तो देखो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर रीजनिंग में भी और रीजनिंग डाल दी। इन्होंने क्या किया, रिवर्स से, पीछे से जो 20 था उसको 02 लिखा, जो 19 था उसको 91 लिखा, जो 05 था उसको 50 लिखा, जो 02 था उसको क्या लिखा? 20 लिखा। ये चीज एग्जाम में आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, लेकिन पहले प्रैक्टिस की हुई होती है तो बहुत आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन टॉप 50 में लाने की वजह क्या थी? एक तो प्लेस वैल्यू के बारे में, और फिर उसके बाद में इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो रही थी नंबर की। यानी इस अकेले क्वेश्चन में 2-3 मेथड आपको नजर आ रहे हैं। तो माउस के लिए अगर हम देखते हैं तो एम आता कितने पे है? 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। यू आता है 21 पे, और एस आता है 19 पे, और ई आता है 05 पे। तो सबसे पहले रिवर्स से हमें शुरू करना है। 05 को क्या लिखेंगे हम लोग? 50। 19 को क्या लिखेंगे हम? 91। 21 को क्या लिखेंगे? 12। और 15 को क्या लिखेंगे? 51। और 13 को क्या लिखेंगे? 31। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और वो कौन से ऑप्शन में है एक बार चेक कीजिए। देखिए, देखो 50, 91 तो इसमें है नहीं, 50, 91
12, 51, 31, यानी बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। दो मेथड इसके अंदर देखने को मिले थे। तो आप मान के चलिए 2025 के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से आपके सामने एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो साथ साथ में इस क्लास का एक और फायदा भी आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का वेटेज और कितने अंक के हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो दोनों चीजें ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखो ये है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में हमारे पास में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन के बारे में बात करें तो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला था, कोडेड रिलेशन वाला। यानी कि देखो ये जो रेड कलर में लिखा हुआ ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी में ये हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए ब्लैक वाला है। यहां पर रिश्तों को कोड के थ्रू प्रदर्शित किया गया है। वैसे ब्लड रिलेशन में देखो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सिंपल रिलेशन, एक तो सिंपल रिलेशन, दूसरा पूछा जाता है कोडेड वाला और तीसरा पूछा जाता है पॉइंटिंग वाला, पॉइंटिंग रिलेशन। तो देखो ये दोनों टाइप काफी सिमिलर है। अगर मैं इसे ये लास्टली आगे जाकर के सिंपल रिलेशन का ही बनेगा क्वेश्चन, बस आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए इस कोडेड वाले के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरा का पूरा खेल इंफॉर्मेशन का है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर आपको काम करना है। A to B मीन्स A इज फादर ऑफ B, यानी जहां पर जिन दो लेटर के बीच में 2 लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब L है वो O का क्या है, पिता है। A for B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब 4 आपको जहां दिखेगा तो ये वाला इसका भाई है, O है वो S का क्या है, भाई। A5B मीन्स A इज मदर ऑफ B, 5 जहां पर दिखेगा तो वहां पर जैसे J है वो Q की क्या है, मदर। और A6B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, तो Q है वो किसकी डॉटर हो गई, L की। बस सिंपल है ना, कितना इजी है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं, फिर देखते हैं पूछा क्या है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, इन्होंने बोला है J5, उसके आगे Q, 6, L, 2O, 4 और S लिख रखा है। ठीक है सर। अब यहां पर देखो J और Q के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 5, इसका मतलब है मदर। कौन, पहले वाला दूसरे वाले की मदर होगा, यानी J है वो किसकी मदर होगी, J मदर होगी। तो यहां पर प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, J किसकी मदर होगी, Q की। अब देखो Q और L के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब A इज डॉटर ऑफ B, यानी Q किसकी डॉटर हो गई, L की। तो Q L की डॉटर होगी और J इसकी मदर है, इसका मतलब L है वो Q का क्या है, फादर, और J और L है वो आपस में दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। उसके आगे लिखा हुआ है L2O, तो 2 का मतलब क्या है, A इज द फादर ऑफ B, यानी L है वो यहां पर किसका फादर हो जाएगा, O का फादर हो जाएगा। और यहां पर एक चीज अपन ने छोड़ दी, यहां पर Q और L के बीच में जो 6 लिखा हुआ था, A इज द डॉटर ऑफ B, तो Q डॉटर हो रही थी, इसका मतलब यहां पर जेंडर भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो O4S, तो 4 का मतलब क्या है, यहां पर A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब O किसका भाई हो गया, S का भाई हो गया। O है वो S का क्या हो गया, भाई हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q का रिलेशन S के साथ क्या होगा, तो Q का रिलेशन क्या होगा, सिस्टर का होगा। क्यों, क्योंकि Q है वो फीमेल है यहां पर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिस्टर। बी ऑप्शन आपका गुड आंसर होगा। तो देखो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 2025 के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिले वो कोडेड रिलेशन वाला मिले, और उम्मीद रहेगी तो 100% आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह है फिगर काउंटिंग को लेकर के। सीयूटी यूजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर फिगर काउंटिंग को लेकर के ट्राइंगल वाला 101% क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट रीजनिंग जो सेक्शन है हमारा। अब इसके लिए देखो आपको थोड़ी सी अच्छी खासी प्रैक्टिस है वो करनी होती है, लेकिन पहले इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, फिर इसके लिए बेसिक क्या टर्म हो सकती है उसको भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले ये जो अंदर आकृति बनी हुई है उल्टी, तो पहले मैं इसको सीधी बना रहा हूं। इस फिगर के लिए भी एक ट्रिक है, हो सकता है कि ये जो मैं अभी आपके सामने ये डायग्राम बना रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, हो सकता है, मे बी। अब इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल है, तो जनरली जब हम फिगर काउंटिंग पढ़ाते हैं तो एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है, अभी ये एक है और ये लाइन में खींच रहा हूं, तो ये ट्राइंगल को 2 भागों में बांट रहा है, जबकि यहां लाइन पूरी होती है 3 ट्राइंगल मिल जाते हैं।
तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ आपके मिड में 3 और कोनों पर 2-2 नंबर आप लगाते हैं। तो अब ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 2 11, 2 13, 2 15 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी इसमें टोटल जो ट्रायंगल होंगे वो 16 होंगे इसमें ठीक है। अब 16 ट्रायंगल तो ये इसके अंदर हो गए, ये वाले में 16 ट्रायंगल तो इसमें इतने से में, और ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19 और ये पूरा का पूरा हो गया आपके 20 वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन ये 16 निकालने का कोई सर बेसिक तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। देखो बेसिक तरीका क्या कहता है, जब भी आपके पास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप छोटी से छोटी जो फिगर है उसको एक नंबर या एक लेटर असाइन कर दीजिए। कैसे? देखो, क्या मैंने एक नंबर यहां असाइन किया, क्या एक नंबर वाली जो फिगर है छोटी सी, ये इतनी सी, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है? आप कहोगे यस सर। ये 2 नंबर वाली है, 3 वाली है, 4 वाली, 5 वाली और 6 वाली। तो मैंने एक नंबर लगाया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए? 6। अब मैं 2-2 नंबर को एक साथ लेता हूं तो क्या 1 और 2 वाला ट्रायंगल बन पाएगा ये वाला? आप कहोगे नहीं सर, ये तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन 2 और 3 वाला बन जाएगा ये वाला। आप कहोगे यस सर, 2 और 3 वाला बन जाएगा। 3 और 4 वाला नहीं बनेगा, 4 और 5 वाला बन जाएगा ट्रायंगल ये। 5 और 6 वाला नहीं बनेगा, 1 और 6 वाला बन जाएगा। तो 2 नंबर लगाने से 3 ट्रायंगल बने। ठीक है, 3 नंबर को एक साथ करते हैं तो 1 2 और 3, ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। 1 वाला भी है, 2 वाला, 3 वाला, 2 3 और 4 ये ट्रायंगल बनेगा आपके। 2 3 और 4 वाला, 2 3 और 4 वाला, 3 4 और 5 वाला, 3 4 और 5 वाला, 4 5 और 6 वाला, 5 6 और 1 वाला, और 6 1 और 2 वाला, ये ट्रायंगल बनेंगे। 6 हो गए ये, है ना। तो ये हो गए 6 और 6 12 और 3 15 और एक बड़ा वाला बनेगा 6 नंबर से, 1 2 3 4 5 6 से बनेगा, ये एक बनेगा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो टोटल ये कितने हो गए? 16 ट्रायंगल हो गए। 16 ये हो गए अंदर की तरफ, ये 17वां 18वां 19वां और ये 20वां। तो देखो फिगर काउंटिंग है वो स्टूडेंट्स को परेशान कर सकती है। अगर अच्छे से 100 के आसपास आपने क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो आप बहुत अच्छे से एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अभी हमारा देखो शाम को जो सेशन चल रहा है रात 8 बजे, उसमें हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद में क्लॉक पढ़ेंगे। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम फिगर काउंटिंग वाला ही शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है एक आपके सिलेबस में, और लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के अभी तक हार्ड एंड फास्ट कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इस बार उम्मीद की जाती है लॉजिकल रीजनिंग से 101%। देखो स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप पता लगाओ स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है जिसके अंतर्गत आपको कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई सूचना मिलती है। आओ पता लगाते हैं यहां पर क्या सूचना मिल रही है। ये बोल रहा है टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल शुड वर्क हार्ड। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। लोगों को कठिन परिश्रम कब करना चाहिए? आर्थिक विकास अगर आपको चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब इस लॉजिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, किसको करना पड़ेगा? हार्डवर्क, लोगों को करना पड़ेगा। हार्डवर्क क्यों करना पड़ेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? लोगों को करना पड़ेगा। ये बातें आपने यहाँ पर पूरी संतुष्ट हो गए अपने आप से। अब कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन हमेशा बेस्ड होता है स्टेटमेंट पे। बिना स्टेटमेंट के आप कभी भी कंक्लूजन पर आ ही नहीं सकते। यानी कि जो स्टेटमेंट में बात कही गई है और वो बिल्कुल सही उचित है तो वो कंक्लूजन ठीक होता है, नहीं तो वो गलत होता है। ये बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल्स हार्डवर्क। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। बिल्कुल सीधे संबंधित है। कैसे? क्योंकि पैसे चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो गया? राइट हो गया। सेकंड है वर्किंग हार्ड बाय ऑल पीपल इज इम्पॉसिबल। सभी लोगों के द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। क्या हार्डवर्क की इम्पॉसिबल के बारे में बात हुई है क्या यहाँ पर स्टेटमेंट में? आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है
कि हार्डवर्क सब लोग नहीं कर सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ऐसी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही बताया है, मेहनत करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो। इसलिए सेकंड वाला गलत कर देंगे, ओनली फर्स्ट है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, उसके अलावा बात की जाए एसेरेशन और रीजन, बहुत सारे टाइप बनते हैं। और इस बार कुछ नया इंट्रोड्यूस जरूर होगा सीयूटी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या लगा दिया हमने, ओनली फर्स्ट लगा दिया। ये है डायरेक्शन टेस्ट को लेकर के। रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट में भी डिस्टेंस वाला और डिस्टेंस में भी मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, और उसके साथ में डायरेक्शन जरूर पूछी जाती है। ये वही क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्शन टेस्ट का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, मिला वॉक 16 मीटर टुवर्ड साउथ, मिला दक्षिण की ओर 16 मीटर चली। यहां पर आपको किस बात का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, और लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना होता है। तो मिला दक्षिण की ओर चली, ये साउथ साइड हो गई, 16 मीटर चली आपके, 16 मीटर चलने के बाद में वह उत्तर दिशा में 4 मीटर चलती है, यानी ये 16 मीटर में लेके गया। वापिस से इसको क्या करना है, ये साउथ है और ये क्या है आपकी नॉर्थ, तो वापिस से इसको नॉर्थ डायरेक्शन में कितना ले जाना है, 4 मीटर वापिस से। इट मींस अब इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जो डिस्टेंस बची है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस अब कितनी बची है, 12 मीटर ही बची है। फिर वह पश्चिम दिशा में 5 मीटर चली, तो यहां से वेस्ट डायरेक्शन में आपको कितना ले जाना है, 5 मीटर। इस जगह ये पहुंच गई है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन। आप कहोगे सर ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गई, जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। यानी कि दिशा तो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम वाला हटाओ, उत्तर पश्चिम वाला हटाओ, दक्षिण पश्चिम दिशा है। अब यहां पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जो दूरी है ये तो 12 है, और ये कितनी है, 5। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर वाली, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए लगती है। लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 25 कितना हो गया, 169। और 169 पर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, 13 है वो डिस्टेंस आएगी, 13 मीटर। तो 13 मीटर, नॉट 10 मीटर, 10 मीटर नहीं। और ये तो नीचे वाला तो वैसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इस बार सीयूटी यूजी के अंदर 2025 में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन टेस्ट से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है रैंकिंग टेस्ट को लेकर की क्वेश्चन। रैंकिंग टेस्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट ये माना जाता है कि स्टूडेंट के गलत क्यों होता है, क्योंकि एक या दो का डिफरेंस आता है जनरली आंसर के अंदर, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, राम की रैंक श्याम से 3 रैंक आगे, राम इज 3 रैंक अहेड ऑफ श्याम। तो 3 रैंक आगे का मतलब क्या है, राम की रैंक श्याम की रैंक से 3 रैंक आगे है, 1 2 और 3 रैंक आगे है। आगे मतलब ऊपर होगी, नीचे की तरफ मत कर देना। रैंक आगे का मतलब ऊपर। जिसकी मतलब किसकी, हु मतलब कौन, श्याम। हु मतलब कौन, श्याम। 30 विद्यार्थियों कक्षा में 10वीं रैंक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 30। और श्याम की रैंक कौन सी है, ऊपर से 10th रैंक है, ठीक है, टोटल है 30। आप मुझे बताओ अगर श्याम की रैंक 10th है तो राम की रैंक कौन सी होगी, तो आप मुझे कहोगे सर राम की रैंक 7th होगी, 7th रैंक होगी। अच्छा मुझे बताइए टोटल 30 पीपल है और यहां तक कितने लोग बैठे हैं, 7th रैंक है, 7th पोजीशन है, इसका मतलब यहां तक राम तक कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। पूछा क्या है, राम का अंत से स्थान क्या है, राम का नीचे से स्थान क्या है।
तो 7 यहां बैठे हैं, तो बताओ राम के नीचे कितने लोग बैठेंगे? राम के नीचे कितने लोग बैठेंगे? राम के नीचे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर 23% है। कैसे भाई? 7 तो यहां तक हो गए, 30 में से 7 घटाए तो 23 नीचे ही है। बिल्कुल। अच्छा, जितने लोग हमेशा नीचे होते हैं रैंक 1 प्लस होती है। 23 लोग नीचे हैं तो रैंक 1 प्लस होगी। राम का नीचे से स्थान कौन सा होगा? 24वां। तो रैंक है वो हमेशा क्या होती है? रैंक +1 होती है। तो राम का नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा? 24वां। तो स्टूडेंट्स के एग्जाम में यही गलती होती है, वो क्या करते हैं 30 में से 7 घटा करके 23 लगा देते हैं। वो तो आंसर में वैसे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए आदमी बैठा है, अगर इसके नीचे 10 लोग हैं तो इसकी नीचे से रैंक 11वीं होगी। अगर मान लीजिए इसके ऊपर 10 लोग बैठे हैं तो ऊपर से भी रैंक 1 ज्यादा होगी। तो जितने लोग नीचे बैठे हैं उससे रैंक हमेशा क्या होगी? 1 ज्यादा होगी। तो देखो मैंने पूरा समझाया भी है, पूरा का पूरा अच्छे से जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूं वो सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये है स्टेटमेंट और अजम्पशन को लेकर के। अजम्पशन पूर्व धारणाएं, धारणा जो हम कहते हैं ना कि साहब तुमने तो धारणा बना ली है, तुमने तो अज्यूम करना शुरू कर दिया अपने आप से ही, खुद के मन से ही, है ना। कई बार ये बीमारी भी होती है, कई लोगों को जनरली परेशान करती है। जनरली घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में ये इस जैसी समस्या होती है। ये बोल रहा है आई वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पे रिवीजन ऑन जॉब सेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ए टेल्स बी, मैं कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि पर वेतन संशोधन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहूंगा। ए बी को बता रहा है। तो इसका क्या करना है? इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, इसको अच्छे से विश्लेषण करना है। देखो अगर मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि मैं आपको पार्टी देना चाहूंगा या मैं आपको पार्टी देना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास में आपको पार्टी देने का उद्देश्य भी है और मेरे पास में आपको पार्टी देने के लिए सफिशिएंट बजट भी है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं पार्टी के बारे में आपसे बात ही नहीं करता, या मेरे पास में पार्टी देने का कोई उद्देश्य नहीं होता तो फिर मैं आपसे पार्टी की बात ही नहीं करता। और पार्टी अगर दी नहीं जा सकती थी तो मैं आपको पार्टी के बारे में बात ही नहीं करता। यानी मैं अगर आपको कह रहा हूं कि मैं जॉब सेटिस्फिकेशन के बारे में स्टडी करना चाहता हूं, इसका मतलब है जॉब सेटिस्फिकेशन है उसकी स्टडी की जा सकती है और करने वाले में आवश्यक क्षमताएं है, इसीलिए वो ये बात कह रहा है, अन्यथा वो ये बात नहीं कहता। तो देखो पहला है कार्य संतुष्टि को मापा जा सकता है, कैन बी मेजर्ड। तो बिल्कुल सही बात है, कार्य संतुष्टि को मापा जा सकता है, इसीलिए ये मापने की बात कर रहा है। अगर नहीं मापा जा सकता था तो ये बात ही नहीं करता। ए हैज नेसेसरली कंप्लीटेंस टू अंडरटेक सच स्टडी, ए में इस तरह के अध्ययन को करने की आवश्यक क्षमता है। तो बिल्कुल मैंने कहा था कि अगर मेरे जेब में पैसे हैं, मैं पार्टी देने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पार्टी देने की क्षमता मैं रखता हूं, इसीलिए मैं ये बात बोलूंगा। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट आंसर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सीयूटी का जो एग्जाम का लेवल और एग्जाम पूछे जाने की जो तरीके शुरू हुए थे वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस है, हालांकि मतलब लॉजिकल रीजनिंग सीधा सीधा लिखा हुआ है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है इस बार, और हो सकता है कि ये आपके काम में आ जाए। और इनको कैसे पढ़ना है तो उनके लिए मैं एक अलग से आपके जो शाम को मेरी क्लास चलती है 8 बजे, तो उसमें मैं आपको गाइड भी करने वाला हूं। एक घड़ी में 3:30 बजे हैं, ये हमारी घड़ी हो गई, ये हो गई 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एक घड़ी में कितने बजे हुए हैं? 3:30 बजे हुए हैं। ये यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, ये उत्तर पूर्व दिशा है, ये उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा है, तो इसका मतलब क्या है? ये और ये 45 डिग्री पर है ना, और ये। अब देखो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ये उत्तर होगी, ये उत्तर होगी, ये नॉर्थ होगी, ये, और ये क्या होगी? आपकी पूर्व होगी, यानी ईस्ट डायरेक्शन होगी, और ये उत्तर की अपोजिट क्या होगी? साउथ होगी, और ये क्या होगी? वेस्ट होगी, ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है।
अब ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली मिड वाली डायरेक्शन, ये वाली कौन सी होगी? तो आप क्या कहोगे, ये उत्तर पश्चिम है क्या? ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी क्या? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगी क्या ये डायरेक्शन? बताइए, यस और नो। ये बोल रहे हैं घंटे की सुई किस दिशा में रहेगी, तो उत्तर पश्चिम हम लगा सकते हैं। यस और नो के साथ बताइए। देखें, अगर ये उत्तर पूर्व है तो अगर हम 90 डिग्री के बारे में बात करें, जैसे ये हमारी दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, ये है ना। तो 90 डिग्री आपके, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर पश्चिम, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम अगर 90 डिग्री तो आपकी कौन सी आएगी? उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये लगभग बराबर सी है, ज्यादा इसमें क्या है कि एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मिड डायरेक्शन है सारी की सारी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये है सिक्वेंशियल ऑर्डर, जिसे हम लोग मीनिंगफुल ऑर्डर के रूप में जानते हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ये वाला टॉपिक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लेकर के हम बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर मीनिंगफुल ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने यहाँ 7 वर्ड दिए गए हैं और इन 7 वर्ड को क्या करना है? मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। सबसे पहले जन्म, फिर मृत्यु, बचपन, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था वो होती है जो जन्म के 1 साल के अंतर्गत होती है। किशोर अवस्था, वयस्कता, बुढ़ापा, तो मृत्यु है वो बुढ़ापे के बाद आती है, तो 7 के बाद 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 7 के बाद मृत्यु तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, तो कायदे से अगर लास्ट वाला देखें तो लास्ट वाला तो एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, मृत्यु वाला। अब ए ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको अटेम्प्ट करने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले आदमी का बर्थ होगा, जन्म होगा, जन्म के बाद पहले साल वाला जो समय होता है शैशव अवस्था, इन्फेंसी, फिर उसके बाद में बचपन आएगा उसका, फिर वो किशोर होगा, किशोर के बाद वो वयस्क होगा, वयस्क के बाद वो बूढ़ा होगा, और बूढ़े होने के बाद है वो उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर, इस टॉपिक के बहुत सारे नाम हैं, तो किसी भी नाम के माध्यम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अल्फाबेट टेस्ट को लेकर के। देखो अल्फाबेट टेस्ट में एक क्वेश्चन है वो तो फिक्स है, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन फिक्स है? जो डिक्शनरी ऑर्डर वाला, वो तो पूछा जाता ही है, लेकिन उसके अदर एंड अगर पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, इस शब्द में कितने अक्षर युग्म है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर, अक्षर युग्म, जिनमें से प्रत्येक के मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, है ना। विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देन इन द वर्ड एज द हैव बिटवीन देन इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है? आपके सामने जो भी वर्ड दिया गया है, RENOUNCE, ये जो वर्ड दिया गया है ये आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब पेयर कैसे बनेगा? पेयर ऐसे बनेगा, पहला लेटर लीजिए R, अब उसके आगे R के आगे की अल्फाबेट बोलिए, जो आप बोल रहे हैं वो वहां आ रहा है, इसका मतलब वो R उसके साथ पेयर बना रहा है। जैसे R अगर यहाँ S होता E की जगह तो RS पेयर बनता, RSTUVWXY, इसका मतलब R किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। फिर E से लीजिए, EFGHIJKNO, देखो NO ने पेयर बनाया है, क्योंकि N और O के बीच इस लेटर में उतने ही लेटर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में तो N और O के बीच लेटर होता ही नहीं है, और वास्तविकता में यहाँ N और O के बीच कोई लेटर है नहीं। तो NOPQRS, OPQRS, UVWX, NOPCD नहीं है, रिवर्स चेक कीजिए, रिवर्स भी चेक करना होता है। EFGHIJKL, CDEFGHI, NOPQRS, UVWXY, OPQR, OR जोड़ा बन गया, OR कैसे जोड़ा बना? OPQR, मतलब O और R के बीच 2 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, यहां पर भी 2 ही लेटर है,
तो OPQR मतलब OR बन गया। ये आपके पास में दो जोड़े बने हैं, दो अक्षर युग्म है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें दिक्कत है किसी को अटेम्प्ट करने में या इस चीज को और अच्छे से समझने में, तो मैं आपको एक छोटी सी और राय देना चाहता हूं। जो हमारा CUT कलाम यूट्यूब चैनल है, CUT कलाम यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो ये देखो फुल प्लेलिस्ट के अंदर आपको जैसे फुल प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो ये दो वीडियो है अल्फाबेट टेस्ट को लेकर के। ये देखो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। तो इन दोनों के अंदर अल्फाबेट टेस्ट के सारे जो टाइप है वो कवर किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के 3 वीडियो है, तो तीनों वीडियो में सारी कोडिंग डिकोडिंग आ गई है। कैलेंडर हमने शुरू किया है, पहली क्लास हुई है, और टॉप 50 MCQ जिसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी पैटर्न्स है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फाइंड मिसिंग नंबर का है। फाइंड मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर के अंदर क्या करना होता है जनरली देखिए, और ये मैं ये भी कह सकता हूं कि इस बार CUT 2025 के अंदर फाइंड मिसिंग को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है वो क्यूब और स्क्वायर मेथड पर रह सकती है, उम्मीद बता रहा हूं। बाकी देखिए क्या होता है। ये जो नंबर है, ये 5 नंबर दिए गए हैं एक सेट में, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको पता लगाना है कि यहां पर जो इन नंबर्स का आपस में बीच वाले नंबर से क्या रिलेशन है, इन नंबर्स का आपस में बीच वाले नंबर से क्या रिलेशन है, वही एज इट इज रिलेशन आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना होता है। तो देखिए ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्यूब नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब 7 to 9 ये क्यूब रूट लीजिए, इसका क्यूब रूट, ये 9 का क्यूब है। ये जो 8 है इसका भी क्यूब रूट लीजिए, ये 2 का क्यूब है। ये 1 है, इसका भी क्यूब रूट लीजिए, ये 1 का है। ये 27 है, इसका भी क्यूब रूट लीजिए, ये 3 का क्यूब है। और इनको ऐड करके देखिए, 9 और 2 11 और एक 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। इसका मतलब 15 आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है 15, है ना। ये 5 का क्यूब रूट है, ये 7 का है, ये 4 का है, ये 3 का है। तो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 आ रहे हैं यहाँ पर। ये 6 का क्यूब रूट है, ये 2 का मतलब क्यूब है, क्यूब रूट लेंगे इसका। ये 5 का क्यूब है, ये 3 का। तो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। वैसे देखा जाए तो ये क्लास आपके लिए, अगर मान लो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक एक चीज अगर आप यहाँ पर समझते हुए चलते हैं, एक एक चीज आप एनालाइज करते हुए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। पूरी क्लास जरूर देखिएगा आप। ये देखो ये श्लोक का क्वेश्चन है, CUT के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न में शामिल है। ये बोल रहा है कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर है वो क्या है, पेन है। कुछ पेपर है वो क्या है, पेन है, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन है वो क्या है, पेंसिल है, पेंसिल्स, ठीक है, ओके। अब आपको ये वेन डायग्राम आपने बना लिया, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाता है ना, सम वाला ऑल वाला, उसका आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन है वो इस वेन डायग्राम के आधार पर देना है। ऑल पेंसिल्स आर पेन, क्या सारी की सारी पेंसिल है वो पेन है क्या, आप कहोगे नहीं सर पेन सारे के सारे पेंसिल है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर है वो पेंसिल है, क्या पेपर और पेंसिल का सर्कल टच हो रहा है, आप कहोगे यस सर हो रहा है। तो सेकंड वाला है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओनली बी आंसर, मतलब ये सेकंड वाला है वो आपका गुड आंसर होगा। नेक्स्ट, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद है इस बार आने की, और इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, नंबर ऑफ जो लेटर्स है उनको काउंट करना है। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20। अब 20 का बन रहा है, इसका मतलब है कि 6 का भी बन सकता है, सॉरी 5 का भी जोड़ा बन सकता है, 4 का भी बन सकता है,
है ना। तो 4 से ट्राई करते हैं, 5 का तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ए बी सी 3 टाइप के लेटर है और सी है वो ट्वाइस आ रहा है यहाँ पर। तो 4 का ट्राई करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो फर्स्ट लेटर सी है, फर्स्ट लेटर सी है, फर्स्ट सी है, फर्स्ट सी है, तो यहां पर भी आपने सी भर दिया। अब यहां निकल के आया डबल सी ए बी, लेकिन यहां तो डबल सी कुछ और आ रहा है, यहां डबल सी ए बी आ सकता है, यहां डबल सी बी ए आ रहा है, इसका मतलब डबल सी बी ए, फिर एक अल्टरनेट छोड़ा डबल सी बी ए, फिर अल्टरनेट छोड़ा डबल सी बी ए, और यहां पर क्या आ रहा है डबल सी ए बी, डबल सी ए बी। तो आपने भरा क्या, यहां पर भरा है आपने बी सी ए बी और सी भरा है, बी सी ए बी सी। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, 1 नंबर ऑप्शन गुड आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये है इमेजेस को लेकर के क्वेश्चन, वाटर इमेज और मिरर इमेज, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ये जो क्वेश्चन है वो मिरर इमेज वाला है। 100% आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 101%। यदि दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब होगी। आपको क्या इसको उठा करके उल्टा करना है, ये मतलब जो सामने की तरफ जा रहा है तो ये वापस इसके रिवर्स जाए, ऐसा होना चाहिए। देखो बी ऑप्शन तो एज इट इज इसी की तरह है, डी ऑप्शन भी एज इट इज इसी की तरह है। अब बात करते हैं, देखो इसमें देखो ये पीछे की तरफ अगर जाएगा यूं अगर देखा जाए यूं, तो ये साइन ऐसे आना चाहिए उल्टा, यहां देखो साइन गड़बड़ हो रहा है, तो ए ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा भी आपको लेना है भाई एग्जाम में, ऑप्शन एलिमिनेट आप करते हैं तो भी आपका रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फाइंड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, तो मैथमेटिकल अप्रोच है, आइए करते हैं थोड़ा क्विकली। देखो देखा जाए तो है ना, डिवाइड होने वाले नंबर है, जैसे 152 में मैं 152 का भाग दूं तो बराबर पूरा पूरा जा रहा है, 2 कैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे आप 152 में आपने 152 का भाग दिया तो मिला आपको कितना 1, और उसको आपने 2 से गुणा किया तो 2 मिल गया, ये ऐसे सेटिस्फाई करना है। अगर आप 72 को डिवाइड करो 24 से तो ये कितनी बार गया, 3 बार, आपने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप सबसे पहले देखो कि ये जो 18 आए हैं ये 2 से गुणा करके आए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा है, इसको भी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो पहले 2 का भाग दो, यानी कि 81 में मैं किसका भाग दूं जिससे कि 9 मिले और उसको मैं 2 से गुणा करूं तो 18 मिले, तो ऑप्शन की हेल्प लो। आप 81 को किससे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे तो आपको 18 मिलेंगे, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये एनालॉजी, और वो भी कौन सी एनालॉजी, कौन सी है, अल्फाबेट वाली, ये बहुत सिंपल होती है, कोडिंग डिकोडिंग के काफी अच्छे अच्छे रूल्स लगते हैं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधा सीधा थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखो डी 4 पे आता है और के 11 पे आता है, तो कितने बड़े, 7 प्लस हुए, ई 5 पे और एल 12 पर 7 प्लस हुए, आई 9 पे और पी 16 पर 7 बड़े, जे 10 पर और क्यू 17 पर 7 बड़े हैं, 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +7 हो रहे हैं, तो +7 हो रहे हैं, तो एफ 6 पे, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 पर कौन आएगा, एम से हमारा आंसर शुरू होगा, एम से। जी 7 पे आता है, 7 और 7 14, 14 पर कौन आएगा, एन आएगा। जे 10 पे, 10 और 7 17 पे कौन आएगा, क्यू आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ए ऑप्शन आप डायरेक्ट यहां पर लगा सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी का है, और नंबर एनालॉजी से 101% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 5 का रिलेशन है वो 35 के साथ कैसा है, और ऐसा का ऐसा रिलेशन है वो इन नंबर्स में किसके साथ हो सकता है। तो इसमें एक रूल लगता है अभाज्य संख्या वाला, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाला। भाई 5 प्राइम नंबर है और उसके आगे वाली प्राइम नंबर कौन सी है, 7, तो 7 गुणा 5 किया तो कितने आ गए, 35 आ गए। तो क्या 9 है वो प्राइम नंबर है, नहीं है। 6 है वो प्राइम नंबर है, नहीं है। 11 है, लेकिन 11 के आगे है वो 13 है,
और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 55 तो नहीं आएगा। 7 है क्या? 7 है। और 7 के आगे वाली प्राइम नंबर कौन सी है? 11 अभाज्य संख्या, तो 77 आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। इन क्वेश्चनों के लिए देखो कई लोग मतलब पहली बार इस क्लास को देखेंगे, वो सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई तोप नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप अगर इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अगर आपने प्रयास किया है, तो आप अच्छे रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, नो डाउट। 18 नंबर, ये आपके जो आपका जनरल आईक्यू होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनालॉजी का। भाई टेडपोल का रिलेशन किससे होगा? जैसा कि कैटरपिलर का रिलेशन है वो बटरफ्लाई से होता है। बटरफ्लाई की छोटी प्रजाति कैटरपिलर, तो किसकी प्रजाति है? टेडपोल। तो आप कहोगे मेंढक की प्रजाति है। तो ये क्या है कि इन क्वेश्चनों पर किसी का अधिकार नहीं चलता। ये अगर आपने पहले अपने जीवन में पहली क्लास से लेकर के और 12th तक पढ़ रखा है तब तो आप इस चीज को सेंस कर जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। और ये मान के चलो कि ये तीनों जो एनालॉजी के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक ईयर ऐसा था सीयूटी के अंदर कि एनालॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए ये मुझे क्वेश्चन लेकर के आने पड़े आप लोगों के लिए। ये अल्फाबेट टेस्ट से है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब इन लेटर्स का यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जे इसमें है, ओ है, यू है, आर भी है, एन भी है, लेकिन ई नहीं है। तो जनरल लिस्ट में ई नहीं है तो आपके ये वर्ड नहीं बन सकता। आर इसके अंदर है, ए भी है इसके अंदर, टी भी है, आई भी है और ओ भी है और एन भी है। देखो आर है इसके अंदर, ए है इसके अंदर, टी भी है इसके अंदर, आई भी है इसके अंदर, ओ भी है और एन भी है। तो ये बनाया जा सकता है रेशन, ये बनाया जा सकता है। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार इसके बारे में बात करते हैं, टूरिस्ट के बारे में। तो टूरिस्ट क्यों नहीं बनाया जा सकता? टूरिस्ट इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 टी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट में एक ही टी है, यहाँ 2 टी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। नेशन क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ एक ही एन है, आपको 2 एन चाहिए, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता नेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ये फिर से फाइंड मिसिंग नंबर का आ गया। 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे फाइंड मिसिंग नंबर के तो अपने आप आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है। देखो ये 4 नंबर दिए गए हैं और ये बड़ा नंबर है, ये 4 नंबर दिए गए हैं, ये बड़ा नंबर है। ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें, तब इस टाइप का आपको मिल सकता है। देखो 6 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने आ जाएंगे? 48। और 7 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो जाएंगे? 63। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, ये हो गया 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 63, इन दोनों को जोड़ूं 8 3 11, 6 और 4 10 और 1 11, तो 111 आ गया। इधर भी 5 और 6 को मैं अगर गुणा करूं तो कितने हो गए? 30। और 9 और 7 को गुणा करूं तो कितने हो गए? 63। ये 93 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 6 को गुणा करूं कितने हो गए? 36। और 8 और 7 को गुणा करूं तो कितने हो गए? 56। 6 और 6 12, 8 और 1 कितने हो गए? 9। 92 है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्यूब और डाइस को लेकर के। देखो डाइस का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्यूब का पूछा जा सकता है। ये बोल रहा है ऑल द एडजेंट फेस ऑफ ए क्यूब आर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट इन कलर। इफ दे आर कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose 3 फेसेस आर कलर्ड। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे 3 सतह रंगे हुए के बारे में पूछे तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 8 आएगा। 64 का क्यूब को ऐसे काटा गया है, देखो ये इस टाइप से काटा गया है। 64 क्यूब्स, 64 क्यूब्स है वो ऐसे काटे गए हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 और 1 और 2 और 3, है ना। तो देखो 1 2 और 3, तो ये 3 फेसेस कलर्ड क्यूब है, ये भी 3 फेसेस कलर्ड क्यूब है, ये भी 3 फेसेस कलर्ड क्यूब है।
मतलब ये 3 फेसेस कलर्ड क्यूब है, ये भी 3 फेसेस कलर्ड, ये भी 3 फेसेस कलर्ड है ना, ये 2 फेसेस कलर्ड क्यूब है, ये 2 फेसेस कलर्ड क्यूब है, ये 1 फेसेस कलर्ड क्यूब है, 1 फेसेस। क्लियर है ये बात सभी के? बिल्कुल जी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 4 ऊपर मिलेंगे 4 ही नीचे मिलेंगे। तो 3 फेसेस कलर्ड एवरी टाइम्स आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा? 3 फलक रंगीन का मोस्टली आंसर हमेशा ही 8 ही आएगा, है ना। ये देखिए, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये मैं बोल सकता हूं नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर के, नॉन वर्बल रीजनिंग है उसको लेकर के क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ करके खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये आपके पास में बड़ा पेपर है, इसको फोल्ड किया, मतलब हाफ किया, हाफ का 1/4 किया, 1/4 का भी 1/8 कर दिया। आप चाहो तो ये जो बचा हुआ एरिया है ना, वो यहां पर प्लेस करके देख सकते हो। क्या वैसा नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या वैसा नजर आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर। क्या वैसा नजर आ रहा है? क्या वैसा नजर आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर। देखो, सबसे पहले तो ये यहां पर खुलेगा, बिल्कुल यहां डॉट आएगी, यहां आएगी, फिर ये डॉट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? आप कहोगे सर सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके सामने अल्फाबेट टेस्ट का डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सा है। शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और आंसर दीजिए। देखो यहां पर 5 आपको शब्द दिए गए हैं और पांचों की शुरुआत एन से हो रही है, तो इसका मतलब है कि एन, खाली एन से तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सा लेटर पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो इसके लिए एवरी लेटर जो है आपका, एवरी लेटर के ऊपर ए टू जेड वाला रूल है वो इम्प्लांट होता है। ए टू जेड का रूल सभी लेटर्स के ऊपर लागू होगा, चाहे जब तक लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है निकल के, तब तक आपको ए टू जेड वाला रूल सभी लेटर्स के ऊपर है वो लगाना पड़ेगा यहां पर। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं, देखें क्या होगा। एन को एन से उड़ाया आपने, ठीक है। ई को ई से उड़ाया आपने, ठीक है। जी को जी से उड़ाया आपने, ठीक है। अब देखो पहला लेटर ए है, ये एल है, एल ओ है और ओ है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ए वाला 1 नंबर वाला आएगा, ये हटाया। फिर उसके बाद में ओ है, एल है और एल है। इसका मतलब ओ और एल में सबसे पहले कौन आता है? एल आता है। लेकिन एल में भी टक्कर चल रही है अभी। एल को एल से उड़ाया, आई को आई से, जी को जी से, ई को ई से और एन को एन से। और सी और टी में बात करें तो 3 नंबर वाला आएगा, सी पहले आएगा, फिर आपका 3 नंबर वाला, 3 के बाद फिर 5 वाला आएगा। इधर ओ में भी टक्कर चलेगी, ओ टी आई ए, बी और टी है तो 2 वाला और 4 वाला, यानी 1 3 5 2 4, 1 3 5 1 3 5 2 4। सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी प्यारे दोस्तों की ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है मामला? बताइए दोस्तों। चलिए आगे की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, सिंपल रिलेशन वाला। जैसा कि मैंने बताया था ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल रिलेशन, कोडेड रिलेशन और आपके तीसरा पॉइंटिंग वाला। एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। वह मेरी, है ना, वह मेरी, तो मतलब लड़की, वह मेरी माँ के भाई, मतलब मामा, माँ के भाई की बहन का पुत्र है। तो अब देखो, एक तो ये भी हो सकती है मामा की बहन, और एक मौसी है वो भी हो सकती है। यहां इकलौती का तो जिक्र किया ही नहीं है इन्होंने। अगर इकलौती होती तब तो वो लड़का है वो उसका भाई होता। अगर बोलता ना कि वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का पुत्र है, तो मामा की इकलौती बहन तो माई होती, तब तो वो लड़का क्या होता? इस लड़की के भाई होता। मौसी भी तो हो सकती है, तो इसका ये पुत्र है, इसका पुत्र है वो लड़का, लड़का। इट मींस ये इसका क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्या हो गए? कजन हो गए, कजन हो गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कजन वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है।
नेक्स्ट है, ये देखो, ये आपके रैंकिंग टेस्ट को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, मजेदार सा। देखते हैं क्या आंसर आता है। एक पंक्ति में पश्चिम की ओर उन्मुख होकर के 5 लड़के खड़े हैं, पश्चिम की ओर फेस है इनका, वेस्ट साइड की। मोहन, उमेश और सुरेश के बीच खड़ा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मोहन उमेश और सुरेश के बीच खड़ा है, मोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन उमेश एंड सुरेश, ये अनक्लियर इंफॉर्मेशन है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। कैसे? ये मोहन हो गया, ये मोहन हो गया, ये मोहन उमेश और सुरेश के बीच खड़ा है, उमेश और सुरेश के बीच खड़ा है, तो सुरेश यहां पर आ सकता है, ये मोहन हो गया और ये उमेश हो गया। ठीक है, डन। आगे बोला है प्रकेश उमेश के ठीक दाएं हैं। देखो इसमें तो, इस कंडीशन में तो उमेश के ठीक दाएं तो मोहन है राइट हैंड साइड में, तो ये तो हो नहीं सकती कंडीशन। प्रकेश उमेश के ठीक दाएं हैं, तो ये हो गया प्रकेश उमेश के ठीक दाएं हैं। सोहन पंक्ति के अंतिम बाएं ओर खड़ा है, तो यहां पर अंतिम बाएं ओर तो अभी सुरेश है, मतलब एक्सट्रीम जो आपके लेफ्ट है वो तो अभी सुरेश आ रहा है, और आपको किसको लाना है? सोहन को लाना है, तो यहां पर सोहन को रख दीजिए। तो ये आपके सामने पूरे का पूरा अरेंजमेंट है जो बन चुका है ना। और यहां पर अब आप आंसर क्या देना चाहेंगे, देखते हैं। पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन खड़ा है? तो एक छोर पर तो सोहन खड़ा है, एक्सट्रीम लेफ्ट अंतिम बाएं ओर, तो ये तो सोहन तो आंसर आएगा नहीं, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। तो दूसरे एंड पर कौन है? प्रकेश। तो आप आंसर क्या दोगे? प्रकेश। ये आपका यहाँ पर करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात मेरे सभी प्यारे धुरंधर साथियों के समझ में आई होगी। यस और नो के साथ मुझे बताइए। देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपके क्लास चल रही है, ये बहुत मजेदार सी क्वेश्चन है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपास है, उसमें पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखा रहा है। ये क्या माजरा है? इन ए कंपास वेस्ट डायरेक्शन इज शोन एज साउथ। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है, देखो ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ है, मतलब ये उत्तर दिशा है। एग्जैक्ट जो कंपास अगर हम बात करें, ये आपकी क्या है? दक्षिण दिशा, यानी साउथ डायरेक्शन। ये कौन सी है? साउथ डायरेक्शन। ये आपकी पूर्व दिशा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी पश्चिम दिशा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखा रहा है। दिशा तो कौन सी है? पश्चिम, लेकिन उसको दक्षिण के रूप में दिखा रहा है। यदि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है तो कंपास के अनुसार उसे किस दिशा में जाना चाहिए? देखो पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखा रहा है, तो मतलब ये दक्षिण के रूप में दिखा रहा है, तो कंपास है वो इसको कौन सी दिशा के रूप में दिखाएगा? पश्चिम के रूप में, इसको उत्तर के रूप में, और इसको आपके पूर्व के रूप में दिखाएगा। कंपास गड़बड़ है भाई, कंपास है वो खराब हो रखा है, तो ये इस तरीके से दिखाएगा। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है, तो जाना तो वो पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है एग्जैक्ट, लेकिन ये बोल रहा है कंपास के अनुसार उसे किस दिशा में जाना होगा। अब कंपास खराब हो रखा है, जाना उसको पूर्व में है, तो कंपास के अकॉर्डिंग उसको उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये था आपका मामला, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है ये। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा आपके ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इन जो भी साइन है उनको प्लेस करना है। दिए गए समीकरणों को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम आपको चुनना है। देखो 28 में भाग वाले चिन्ह से सबसे पहले पता चलती है, क्या 28 में 4 का भाग जा रहा है? आप कहोगे यस सर जा रहा है। प्लस बराबर, देखो 28 में 4 का भाग दिया 7, 7 और 9 16 हो रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं सर। ए ऑप्शन ही आपका आंसर आ गया। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत ही सरलता से आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर 7 मिले, 7 और 9 कितने हो गए आपके पास में? 16। ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन आरेख को लेकर के है। पिछले साल वेन आरेख नहीं आया था एग्जाम में, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वेन डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग डॉक्टर, स्मोकर, इंडियन, नॉन स्मोकर। ये बोल रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है।
चिकित्सक धूम्रपान करने वाला, भारतीय धूम्रपान नहीं करने वाला, है ना। तो इनके बीच में वेन आरेख आपको बताना है। तो देखो, क्या चिकित्सक है वो धूम्रपान करने वाले होते हैं सारे के सारे? आप कहोगे नहीं सर, कुछ आपके चिकित्सक हैं वो धूम्रपान कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि धूम्रपान करने वाला और धूम्रपान नहीं करने वाला ये दोनों अलग बनेंगे। ये तो हो गया धूम्रपान करने वाला, ये हो गया धूम्रपान नहीं करने वाला। ये तो दोनों एक, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, कुछ चिकित्सक है वो धूम्रपान करने वाले होते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और कुछ ओकेजनली कर भी लेते हैं, मतलब मोकाटेरियन टाइप से, ठीक है। और भारतीय, क्या भारतीय चिकित्सक है क्या? आप कहोगे सर सारे चिकित्सक भारतीय नहीं है और सारे भारतीय भी चिकित्सक नहीं है। कुछ भारतीय चिकित्सक है, कुछ भारतीय चिकित्सक धूम्रपान करते हैं, कुछ भारतीय चिकित्सक धूम्रपान नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ वाले में ये आप डायग्राम इस टाइप का बनाओगे। अब ये जो बीच का एरिया है वो क्या मोकाटेरियन है? ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगुलर स्मोकर हो या नहीं हो, तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस को लेकर के आपको बोला गया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिगर है आपका, ये क्या है? क्वेश्चन फिगर है, और इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस आपको देखने को मिलेगा? प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़ करके कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये स्टेयर मेथड भी बोलते हैं इसको, जेड मेथड भी यूज लेते हैं जनरली। ये जेड जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या है? विपरीत फलक आपको पता लगानी होती है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स है, उनके बारे में आपको पता लगाना होता है कि कौन सा लेटर है वो किसके अपोजिट होगा जब इसे फोल्ड किया जाएगा। तो इसके लिए जेड मेथड लगाते हैं। जेड, देखो यहां पॉइंट लगाइए आप, और यहां से आप देखेंगे तो जेड मेथड आपने लगाया तो जेड का जो कोना है और खत्म हो रहा है, ये दोनों जो साइड्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब जी के अपोजिट कौन होगा? आर, ठीक है। अगर यहां आप जेड मेथड लगाएं इस जगह, तो वाई के अपोजिट कौन होगा? आई, वाई के अपोजिट कौन होगा? आई, ठीक है। और ये भी उल्टा जेड बन रहा है, बी के अपोजिट कौन होगा? ओ। अब आपको पता है कि जब इस ओपन डाइस को बंद किया जाएगा तो अपोजिट साइड्स कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे अगर जी आर के अपोजिट है तो जी और आर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जी यहां है तो आर यहां होगा, आर यहां है तो जी यहां होगा। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये फॉर्म होगा ही नहीं, ये बंद होगा ही नहीं। y और i है वो एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। i यहां होगा या फिर i यहां है तो y यहां होगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और b और o एक दूसरे के अपोजिट है, अगर b और o तो b यहां है तो o यहां होना चाहिए, o यहां है तो b यहां होना चाहिए, तो ये भी फॉर्म नहीं होगा। g के अपोजिट यहां क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। O के अपोजिट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। Y के अपोजिट क्या हो जाएगा? I। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? B ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्विलिटी को लेकर के क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार CUT के अंदर ये भी आपको देखने को मिले। साइन का खेल है, एक तो हम कह सकते हैं कि क्लियर इंफॉर्मेशन, अनक्लियर इंफॉर्मेशन। जैसे ये यहां पर इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, a इज ग्रेटर देन इक्वल b, मतलब a b से बड़ा है और बराबर है। ये आपकी क्या है? b इक्वल टू c, ये क्लियर इंफॉर्मेशन है। b c के बराबर ही होगा, ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। c है वो d से बड़ा है, तो ये भी क्लियर इंफॉर्मेशन है ना, ये क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हम किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं? ए और डी को लेकर के, ए और डी का पूछा है। तो देखो, क्या ए डी से बड़ा होगा या बड़ा और बराबर होगा? तो आप कहोगे सर बड़ा और बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ए है वो बी से बड़ा और बराबर है, ए है वो सी से बड़ा और बराबर हो सकता है। ये सही होगा आपका, ये सही होगा, है ना। लेकिन ये वाला सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी से बड़ा तो सी है। तो अब ये सारे ही, ये ए बी सी है, ए बी और सी, ये सारे ही क्या होंगे? डी से बड़े होंगे, सारे के सारे डी से बड़े होंगे। तो आपका एक नंबर ऑप्शन है
वो क्या होगा, 1 नंबर, ओनली फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये देखो, ये एज को लेकर के हैं और एज को लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के अंदर, एज वाले रीजनिंग के क्वेश्चन, और उनको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइए। ये बोल रहा है रीना की उम्र सुनीता से दुगुनी है। ये रीना हो गई, देखो रीना और ये सुनीता। रीना की उम्र सुनीता से दुगुनी है, सुनीता से क्या है, दुगुनी है। 3 साल पहले सुनीता की उम्र से 3 गुना थी। 3 साल पहले ये कितनी थी, 3 गुना थी। ये आपको लेकर के चलना है, इसको सेटिस्फाई करना है। आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये बोल रहा है वर्तमान में रीना की उम्र क्या है। अगर रीना की उम्र आप अभी 6 साल की रखते हो अभी, है ना, वर्तमान में, तो ये 3 साल की होगी, और 3 साल पहले तो ये पैदा ही नहीं हुई थी, इस वजह से 6 तो रख ही नहीं सकते। अगर रीना की उम्र आप 12 साल रखते हो तो ये 6 साल की थी। 3 साल पहले 12 में से 3 घटाओ तो ये 9 की थी, और 6 में से 3 घटाओ तो ये 3 की थी। अब 3 का 9 3 गुना होना चाहिए। क्या 3 का 9 3 गुना है? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना ही टाइम आपको एग्जाम में लगाना होता है, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है एग्जाम में। सिंपल वे में अगर बात करें तो साधारण सा क्वेश्चन आता है, तो साधारण सी चीजें हैं वो आपको लेकर के चलनी होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। ये बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द आकृति संख्या को आपको चुनना है। ट्रैफिक का रिलेशन रोड से है, यातायात का संबंध सड़क से है, तो यातायात सड़क पे चलता है, तो उसी प्रकार से क्या वायुयान का संबंध हवाई अड्डे से होगा? क्या वायुयान हवाई अड्डे पे चलता है? आप कहोगे नहीं सर, आकाश में चलता है वो, तो हवाई अड्डे से तो उड़ान भरता है। क्या जड़ पेड़ से चलती है? नहीं। रक्त है वो नसों में चलता है? बिल्कुल। आप कहोगे सर जैसे यातायात सड़क पर दौड़ता है वैसे रक्त है वो नसों में दौड़ता है। कितना खतरनाक और गहरा सा मामला था। उम्मीद है कि समझ में आई होगी ये बात आप सभी प्यारे दोस्तों के। ये बताइए, ये देखो 33 नंबर क्वेश्चन है। 61 का रिलेशन 1 to 1, उसी टाइप से कौन से नंबर का रिलेशन 337 से होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पैटर्न क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा। क्यों? देखो ये जो 61 है ये क्या है, 4 का क्यूब -3 है। कैसे? 4 का क्यूब 64, -3 कितने होते हैं, 61। ये क्या है, 5 का क्यूब -4, मतलब एक संख्या कम घटानी है जिसका क्यूब कर रहे हो। जैसे ये है 7 का क्यूब 343 और माइनस का 6 यानी 337, तो यहां पर हम लेंगे 6 का क्यूब। यहां क्या लेंगे हम, 6 का क्यूब, कितना होगा 216, और माइनस का क्या करेंगे 5, तो आपका आंसर क्या आएगा 211। ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। मतलब ये जनरली मेथड है वो ये है, n का क्यूब -n-1, ये मेथड है वो लागू हो रहा है इसके ऊपर, है ना। जैसे 1 का क्यूब और 1 का क्यूब करोगे, 1 माइनस 1 तो 0, तो वो 1 ही होगा। 2 का क्यूब -1 तो 1 ही होगा, है ना। 3 का क्यूब कितना हो गया, सॉरी 2 का क्यूब है वो, मैं माफी चाहूंगा, 2 का क्यूब तो 8 होगा। 2 का क्यूब 8 और माइनस का यहाँ पर कितना घटाना है 1, तो 7 आएगा भाई, है ना। 3 का क्यूब 27, उसमें से 2 घटाने हैं। 4 का क्यूब 64, उसमें से 3 घटाने हैं। 5 का क्यूब 125, उसमें से 4 घटाने हैं। 6 का क्यूब 216, उसमें से 5 घटाने हैं। 7 का क्यूब 343, उसमें से 6 घटाने हैं। मतलब जरूरी नहीं है, कई बार ये मेथड ये भी लग सकता है, n का क्यूब -n भी लग सकता है, n का क्यूब -n+1 भी लग सकता है। मतलब डिपेंड्स करता है क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये पेयर एनालॉजी से रिलेटेड है। पेयर एनालॉजी
पेयर एनालॉजी से रिलेटेड है। पेयर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी कैसे? देखो आपने देखा होगा अल्फाबेट का पहला लेटर और लास्ट लेटर आपस में पेयर बनाता है। AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO और MN, ये पेयर वाली टाइप है। BY के साथ जोड़ा बना रहा है, LO के साथ, OL के साथ, CX के साथ, KP के साथ, EV के साथ, DW के साथ। बस वैसा का वैसा जोड़ा यहाँ कौन है वो इनके साथ। OL के साथ बनाता है, ZA के साथ, FU के साथ, MN के साथ, XC के साथ और SH के साथ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी इज द बेस्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपके एनालॉजी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है एनालॉजी के अंदर, एक ये जो क्वेश्चन है, जैसे जनरली आप इसे अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा, CFED का रिलेशन JMKL से है। आप देखोगे P16 पे आता है, C3 पे, 13 माइनस हुए हैं। S आपका 19 पे आता है और ये 6 पे आता है, ठीक है। Q17 पर, और ये यहाँ तो और गड़बड़ हो रही है, अलग हो रहे हैं। तो आप है ना ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका रिलेशन है वो इसके साथ कैसा है, वो सेम एज इट इज रिलेशन आगे बना लेना आप। जैसे P16 पर और J10 पर माइनस के 6 हुए, S19 पे और M13 पर माइनस के 6 हुए, Q17 पर और K11 पर माइनस के 6 हुए, R18 पर और L12 पे माइनस के 6 हुए। अब इसमें से 6 माइनस कर लीजिए। कैसे माइनस करेंगे सर, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखो अल्फाबेट के अंदर A से Z तक जब हम चलते हैं, Z हमारा 26 पे आता है, वापस से अल्फाबेट शुरू होती है तो A 27 पर, B 28 पे, C 29 पे, D है वो 30 पे, E आपका 31 पर। तो इसको देखो तरीका क्या है भाई, इसको हम जल्दी कैसे समझ सकते हैं, तरीका क्या हो सकता है इसका। आप क्या करो, 26 के बाद जोड़ दो भाई। A 1 पे आता है तो 1 में 26 जोड़ दो, B 2 पे आता है तो B में 26 जोड़ दो, C 3 पे आता है 26 जोड़ दो, D 4 पे आता है 26 जोड़ दो, 30 पे आ जाएगा वो, है ना। तो C 3 पे आता है 26 जोड़े तो ये 29 पे आ रहा है, 29 में से 6 माइनस किए तो 23 पे कौन आता है, W आता है। इसका रिलेशन ऐसे 6 माइनस करके निकालेंगे। F है 6 पे आता है, 26 और 6 कितने हो गए, 32 हो गए, 32 में से 6 घटाओगे 26 पे वापस कौन आएगा, Z। E है वो आपका 31 पे आएगा, 31 में से 6 घटाओगे तो 25 पे Y। D है वो आपका 30 पे आएगा, 24 पे कौन आएगा, X। तो WZYX ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखो, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर के है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो 5 विकल्प आंकड़ों में से 3 का प्रतिनिधित्व करे और एक दूसरे में फिट करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता हो। Select the alternative which represents 3 out of the 5 alternative figures which when fitted into each other would form a complete square। इनमें से 1, 2 और 3, 4, 5 में से आप क्या 1, 3, 4, 1, 3 और 4 से आप प्रॉपर स्क्वायर बना सकते हैं, ये गड़बड़ करेगा, 1, 3, 4 से नहीं बन सकता। 3, 4, 5, 3, 4, 5 से प्रॉपर स्क्वायर बना सकते हैं क्या, चलो ये तो यहां लग गया, लेकिन ये देखो ये ढांचा गड़बड़ करेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 2, 3, 4 से 2, 3, 4 से बना सकते हैं क्या, 2, 3, 4 से अगर मैं इसको यहां फिट करूं, ये 4 नंबर वाला हो गया, ये 3 वाला है और 2 वाले को मैं यहां फिट करूं ये, तो 2, 3, 4 से आपका प्रॉपर क्या बन सकता है, स्क्वायर बन जाएगा। 2, 3, 4 से पूर्ण वर्ग यहां पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था। एक घड़ी दोपहर में चलना शुरू करती है, 4:40 पर घंटे की सुई कितने डिग्री कोण घूम चुकी है, 4:40। दोपहर पर चलने का मतलब क्या है, 12 बजे से इसने चलना शुरू किया और 4:40 तक कुल मिनट आप निकाल लीजिए। कुल मिनट कितने होंगे, आप कहोगे सर 12 से 1, 2, 3, 4,
4 घंटे और 40 मिनट, 4 गुणा 60 कितना हो गया 240 और प्लस 40 कितना हो गया 280 मिनट। तो टोटल कुल 280 मिनट चली है। अब 280 मिनट में ये बोल रहा है घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूम चुकी है। आपको पता है 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है आधा डिग्री का। तो इसलिए एक 280 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी आधा गुणा 280 मतलब 140 डिग्री, 140 डिग्री का एंगल बनाएगी। सीधा सिंपल सा फंडा, ज्यादा कोई समस्या नहीं। चलिए ये बोल रहा है आरव's बर्थडे इज ऑन संडे 12th मार्च, on what day of the week will Madhup's birthday in the same year if he was born on 10th अगस्त। 12 मार्च को रविवार दिया हुआ है, 12th मार्च को क्या दिया हुआ है, 12th मार्च को क्या दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, संडे है, ठीक है। उसी वर्ष 10 अगस्त को मधुप का जन्म हुआ है, 10 अगस्त का वार आपको निकालना है, 10 अगस्त का। तो उस वर्ष मधुप का जन्म किस दिन हुआ है, डेज का डिफरेंस लीजिए दोनों के बीच में। मार्च के 31 दिन का महीना होता है, 12 चले गए 31 दिन में से, 31 में से 12 माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 2 गए तो कितने बच गए 9, और इधर 19 दिन बचे। मार्च के कितने दिन बचे 19, फिर उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 10 तारीख, 10। इनमें 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेंगे वो 5 बचेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18, 18 में 7 का भाग देंगे तो पीछे कितने बचेंगे रिमाइंडर 4। संडे में 4 जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 39 नंबर पे चलते हैं। ये है क्लासिफिकेशन को लेकर के, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण को लेकर के है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। एक समय था, एक ऐसा ईयर था जिसमें सीयूटी में 3 ही एनालॉजी के 3 ही क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इनका क्या है कि अरेंजमेंट बदल देती है बोर्ड अपने अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है पकाना, छिलना, तलना, भुनना, तो इनमें से कौन सा अलग है, पकाना, छिलना, तलना, भुनना। देखो भुनना, पकाना और तलना ये तो मेड करना है, ये तीनों ही काम छिलने के बाद होंगे। आप किसी भी चीज को छिल के पका सकते हैं, छिलने के बाद तल सकते हैं, भुन सकते हैं, है ना। तो छिलना अलग हो गया आपका। वर्गीकरण ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट गाजर, आलू, अदरक, गोभी, गाजर, आलू, अदरक, गोभी। तो गाजर है ये ग्राउंडेड है, मतलब जमीन में उगती है, आलू जमीन में उगता है, जमीन में अंदर, और अदरक भी जमीन में उगती है, और आपकी कैबेज गोभी है वो जमीन के बाहर उगती है। तो आपका ये अलग हो गया। नीचे नजदीक बगल कहाँ, नीचे नजदीक बगल और कहाँ, तो ये कहाँ है वो आपका अलग हो गया। बहुत सिंपल सा है, ये फ्री के नंबर होते हैं जनरली, है ना। खटिया, चादर, रजाई, कंबल, देखो ये बिछाने ओढ़ने के काम में आती है, मतलब तीनों है वो खटिया पे, खटिया अलग हो गया आपके, ये सोने के लिए काम में लिया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी मजेदार सा है। यदि आपने 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा, आपने कितनी बार 3 लिखा, तो देखो 3 के टाइम 3 लिखा, 13 के टाइम 3 लिखा, 23 के टाइम 3 लिखा, 30 के टाइम 3 लिखा, 31 में 3 लिखा, 32 में 3 लिखा, 33 में 2 बार 3 लिखा मैंने, है ना, 34 में 3 लिखा, 35 में 3 लिखा, 36 में 3 लिखा, 37 में 3 लिखा, 38 में 3 लिखा, 39 में 3 लिखा, 43 में लिखा, 53 में लिखा, 63 में लिखा, 73 में लिखा, 83 में लिखा, 93 में लिखा, है ना। तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बार लिखा। सी ऑप्शन। ये देखो, ये बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। 97 91 और ये चिन्ह बदलने हैं आपको। कैसे? माइनस की जगह आपको भाग लगाना है, तो यहां पर भाग 7 और भाग की जगह आपको चिन्ह लेना है माइनस का, -4। प्लस की जगह आपको चिन्ह लेना है गुना का, तो गुणा 2। गुणा की जगह चिन्ह लेना आपको प्लस का 3। ठीक है, आओ चेक करते हैं इसको। 91 को 7 से डिवाइड किया तो 13 माइनस ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस का 3, ये हो गया कितना आपके पास में 13 और 3 कितने हो गए 16। 16 में से 8 गए तो आपके पास में कितने बच गए 8 बच गए। आपका बी आंसर है वो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 44 नंबर, ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा है, आओ चेक करते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, डेली रात 8 बजे अपनी क्लास चलती है और उस क्लास का फायदा आपको 101% एग्जाम में मिलेगा। ये बोल रहा है निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 व्यक्ति है ABCDEF गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, ए तथा बी एक दूसरे के अपोजिट है, टोटल 6 लोग हैं। तो ये हो गए आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6। ए और बी है वो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, सी ए के बाईं ओर है, सी ए वो ए के बाईं ओर है, डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है, डी तथा ई एक दूसरे के अपोजिट है, डी के दाईं ओर एफ है, डी के दाईं ओर एफ है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, डी तथा ई। देखो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, डी के दाईं ओर कौन हो गया एफ हो गया, खत्म, क्वेश्चन बन गया। पूछ रहा है बी के बाईं ओर कौन है, तो बी के बाएं एफ है, ये बी का लेफ्ट, बी के बाएं कौन है एफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी गहराई वाली बात ही नहीं है। ये बोल रहा है 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2006 सप्ताह का कौन सा दिन था। जब तारीख और महीना समान हो और ईयर में डिफरेंस हो, और देखना पीछे की तरफ जा रहे हैं और देखना है कि कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, लीप ईयर नहीं आ रहा है तो एक माइनस कर दो, शुक्रवार आप आंसर लगा दो, बहुत ही सिंपल सा। अगर यहां 8 दिसंबर 2008 पूछ लेते, जैसे ये बोल रहा है 8 दिसंबर 2007 को इन्होंने क्या दिया हुआ है शनिवार, अगर ये पूछ रहे हैं अभी तो 8 दिसंबर 2006 का, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, शुक्रवार आ रहा है। इन दोनों के बीच में 28 फरवरी आ रही है तारीख, फरवरी का महीना 28 का होगा, तो एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे। जैसे ये दिया हुआ होता तो यहाँ एक प्लस करते, ये दिया हुआ है तो यहाँ एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लेते 8 दिसंबर 2008 का वार पूछ लेते, तो यहां से यहां इन दोनों तारीखों के बीच में अब 29 फरवरी आती, और 29 फरवरी आती तो अब इसमें शनिवार में 2 जोड़ते क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होता, सोमवार होता, सोमवार। अगर 2006 की जगह 8 लिखा हुआ होता तो, नहीं तो आपका आंसर अभी शुक्रवार है, ठीक है। 5 छात्र प्रशिक्षक की ओर मुंह करके एक दूसरे के पीछे मैदान में खड़े हैं, मालिनी अंजना के पीछे है। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है तो आप सीधा सीधा ड्रॉ करो, मालिनी है वो अंजना के पीछे है, ये हो गई मालिनी अंजना के पीछे है, लेकिन गायत्री के आगे है, गायत्री के आगे हो गई। मीना सेना के आगे है लेकिन गायत्री के पीछे है, तो मीना है वो गायत्री के पीछे है और सेना के आगे है, ये आपका बन गया। मीना की स्थिति क्या है, तो देखो मीना की स्थिति ऊपर से देखें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ऊपर से देखें तो, और अगर नीचे से देखें नीचे से तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये नीचे से। तो ये बोल रहा है सेकंड फ्रॉम लास्ट, अंतिम से दूसरी, तो अंतिम से दूसरी है, यस। पहली तो अंजना है, दूसरी मालिनी है और बिल्कुल अंतिम सेना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सा। पी क्यू आर एस तथा टी किसी बेंच पर बैठे हैं, पी क्यू के बगल में बैठा है,
तो पी क्यू के बगल में एक तो ऐसे भी बैठ सकता है और एक ऐसे भी बैठ सकता है। आर एस के बगल में बैठा है, और आर और एस ऐसे भी बैठ सकते हैं। आर और एस है वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। एस टी के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। जो कौन यहाँ पर टी, मतलब टी यहां बैठेगा सबसे लेफ्ट हैंड साइड में। आर दाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब आर पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। पी क्यू तथा टी के दाएं हैं। पी तथा क्यू तथा टी के दाएं हैं, तो क्यू और टी के दाएं पी हो गया, और यहां पर इनको साथ में बिठाना था, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पी तथा आर एक साथ बैठे हैं, पी और आर एक साथ बैठे हैं, कोई समस्या है नहीं यहां पर। और आर और एस को आपको एक बार साथ में बिठाना पड़ेगा भाई, आर और एस को। ये तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 ही लोग थे, ये देखो 5 ही लोग हैं। ये ऐसे बैठे हैं, टी क्यू पी आर एस, ये ऐसे बैठे हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। पी क्यू के बगल में बैठा है, आर एस के बगल में बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो कि बेंच के बाएं छोर पर है। आर दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी क्यू तथा टी के दाएं हैं, पी तथा आर एक साथ बैठे हैं। पी के बैठने की स्थिति क्या है, क्यू और आर के बीच में, क्यू और एस के बीच में नहीं है, क्यू और आर के बीच में, बिटवीन क्यू एंड आर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ये फाइंड मिसिंग नंबर को लेकर के हैं। देखो ये इस पैटर्न क्वेश्चन है, इसके जब आप पार्ट करेंगे तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 का स्क्वायर 25, 15 और 6 21, 21 का स्क्वायर 441, 10 और 7 17, 17 का स्क्वायर, 12 प्लस 13 कितने हो गए 25, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 625, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन हैं वो इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन हैं। क्लास मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इम्पोर्टेंट रही है। बहुत अच्छे से मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी अच्छी खासी उतनी की है आप लोगों के लिए। ये सीरीज के क्वेश्चन है एक्स टी पी एल और एच। एक्स 24 पे आता है, टी 20 पे, पी 16 पर, एल 12 पे और एच 8 पे। 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस है, 4 कम करेंगे 8 से तो 4 ही बचेंगे, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन 51 नंबर, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, होमवर्क, और इसका मुझे कमेंट में आंसर देना है। और आप क्या क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है इस क्लास को आप बाद में देख रहे हैं, आपको पसंद आए, बाद में लगे कि पता नहीं सर ने बहुत अच्छी चीज बताई है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कुछ इस टाइप का मेथड है वो यहाँ पर लग रहा है। इतना हिंट दे दिया तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मुझे कमेंट करके बताना है आपको। एक तो आपको रेटिंग देनी है इस क्लास के बाद में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये बताना है कमेंट करके, पहली चीज। दूसरी, और आप क्या चाहते हैं, और अच्छा क्या किया जा सकता है, और अच्छा क्या किया जा सकता है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। जो भी आपके रिव्यू हैं कि सर ये चीज़ हमें चाहिए या इसमें हमारी प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे लिख करके आप बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, सीयूटी कलाम का प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्लासेस है वो भी मिल जाएगी। अल्फाबेट टेस्ट मैंने पढ़ा दिया है, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है, कैलेंडर हमारा चल रहा है, और ये गेट की रीजनिंग की क्लास टॉप 50 की अपन ने ले ली है पहली क्लास। आगे भी ऐसी ऐसी क्लासें और आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा कलाम CUT नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, कलाम CUET। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस क्लास की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो PDF भी मिल जाएगी, क्लास भी अच्छी होगी, और 50 क्वेश्चन है वो हमारे हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।